BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। लाहौर में मुनहदिम होने वाले कारखाने की इमारत के मलबे से लोगों को निकालने का काम अब तक जारी है। हलाकशुदागान की तादाद 20 तक पहुंच चुकी है। मिस्र से रूस जाने वाले तैयारे की तबाही की वजह मुबैना बम धमाका भी हो सकता है, लेकिन रूस कहता है कयास आराई से गुरेज कीजिए। और भारतीय रियासत बिहार में एक ऐसी लाइब्रेरी चलेंगे जहां सदियों पुरानी फारसी, अरबी और उर्दू की किताबें महफूज हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मुनहदिम होने वाले कारखाने के मलबे तले दले अफराद को निकालने की कार्रवाइयां जुमेरात को दूसरे दिन भी जारी हैं। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल अरशद ज़िया ने BBC को बताया कि इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो चुकी है, जबकि खदशा है कि मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। यह वाक़या बुध को शहर के नवाह में वाक़े सनती इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पेश आया। अंबर शमसी की रिपोर्ट। नसरीन मलबे तले दबे अपने बेटे को ढूंढने के लिए फैक्ट्री के अहाते में जाना चाह रही हैं। 3 और बेटे यहाँ काम करते हैं। सबसे छोटा बच गया, 2 जख्मी हैं, अस्पताल में हैं। अब बता सकते हैं कि जो आपका बच्चा फंसा हुआ है, क्या नाम है, क्या उम्र है? मम्मा जाहद 15 साल की उम्र होगी। हाँ जी, तो रात ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रेस्क्यू 1122 फौज और गैर सरकारी तंजीमें मिलकर अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैक्ट्री की जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है, अब उसको उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि अब भी जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। हुकाम का कहना है कि अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन खदशा है कि 50 शायद लोग मजदूर हों जो अभी फंसे हुए हैं, और हालांकि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बचने की उम्मीद कम भी होती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। इत्तलात हैं कि फैक्ट्री के मालिक भी मलबे के नीचे हैं और हुकाम इमदादी सरगर्मियों के बाद जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक लाएंगे। हमें मिसाली सज़ा देनी पड़ेगी उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस तरह के इवेंट्स को नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की है। वंस वी आर गेट ओवर विद दिस, वी विल डेफिनेटली इंश्योर दैट देयर इज एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट गोइंग आउट टू दीस पीपल। सूबे के कई सरकारी इदारे फैक्ट्रीज की निगरानी करते हैं, ताहम जब तक उनके दरमियान बेहतर राब्ताकारी नहीं होती और क़वानीन का निफाज नहीं होता, ऐसे मजीद हादसात का खदशा तो रहेगा। अंबर शमसी, BBC न्यूज़, लाहौर। और इसी मौजू पर मैंने आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद में मौजूद माहिर तामीरात सरवर सिंधु से बात की और कारखानों की इमारतों और उनसे मुताल्लिक़ हिफाजती क़वानीन के बारे में जानना चाहा। उसके लिए प्रोविजन बाकायदा PKTP ऑर्डिनेंस में कि अगर कोई प्रोफेशनल जिसने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करनी है, जिसने आर्किटेक्चरली और स्ट्रक्चरली देखना है, वो अगर कोई उसका फेलियर है तो दैट कैन बी रिपोर्टेड टू PKTP। एक तो पहला स्टेप जो है। दूसरा सर, अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ आएँ तो मैं कहूँगा कि थ्योरेटिकली इट इज़, बट प्रैक्टिकली शायद इट इज़ नॉट। तो सरवर सिंधु साहब, जिस कदर तफसील से आपने कानून बताया, उतने ही जामे अंदाज से इन कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? कोई एमरजेंसी एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती इन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। फिर उसके बाद कॉरिडोर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और सबसे सारा अहम बात कि जो वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इतनी पुअर है कि किसी वो बजाते खुद वो आग लग गए तो उसका कोई रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के पास मेरा ख्याल है कि इमीडिएट सोल्यूशन और इमीडिएट उसका मिटिगेशन नहीं हो सकती। सीपेज बहुत है क्योंकि पुअर सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाता है विद इन द बिल्डिंग और इसकी डिस्पोजल बड़ी वीक होती है क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की जाती है स्पेशली ऑन बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग्स। नंबर 2 सबसे बड़ा अहम है कि कॉरिडोर्स तंग हैं।
अच्छा, तो अब इस बात की क्या ज़मानत है कि लाहौर में जैसा वाक़या पेश आया वैसा वाक़या कहीं और या फिर नहीं होगा? सर, बात यह है कि इसके लिए जो पहले आपने बात की थी कि जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो आप एक दफ़ा जब परमिशन टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग इशू हो जाए, जिसको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं, तो उसके बाद इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है इनको सख्ती से मॉनिटर किया जाए कि अनटिल एंड अनलेस अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, प्रॉपर्ली सुपरवाइज्ड, उसके बगैर सारे इन चीज़ों को आप नहीं रोक सकते। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी मच कॉमन इवन इन इस्लामाबाद। आइए देखते हैं कि इसके बारे में आप हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर क्या कह रहे हैं। वकास मलिक ने दुबई से कहा कि करप्शन ने मुल्क की हर सनत की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले तो कोई पूछता नहीं है और अगर पूछ भी ले तो उसे ख़रीद लिया जाता है। नूर पामेरी ने कराची से कहा कि सरमाएदारों, जागीरदारों और सियासतदानों का एक गठजोड़ है और एक दूसरे की पुश्त पनाही इस वाक़े की वजह है। जबकि मलिक उस्मान बाबर सरगोदा से कहते हैं कि हुक्काम की तरजीहात ने सरफहरिस्त पॉलिसी वक्त गुजारने की है। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारे प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। रूसी हुक्काम कहते हैं कि मिस्र के इलाके सहराए सीना में रूसी तैयारे की तबाही की वजूहात के बारे में क़यास आराई न की जाए। उधर बरतानिया ने अपने शहरियों को मिस्री सयाहती मकाम शर्म शेख न जाने का मशवरा दिया है और बरतानिया और शर्म शेख के दरमियान मुसाफिर तैयारों की परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। तफसील नुसरत जहां की ज़बानी। साइनाई के सहरा में रूसी तैयारे के हादसे की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने चौंका देने वाला ऐलान कर दिया। इस बात के खासे इम्कानात हैं कि रूसी जहाज़ को तैयारे में मौजूद बम से उड़ाया गया हो। इसके नतीजे में हमें वसी तनाजुर में सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लेने की ज़रूरत थी। इसलिए हमने फ़िलहाल शर्म शेख से परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। परवाज़ों की मनसूखी के बाद से शर्मुल शेख में हज़ारों सयाह फंसे हुए हैं। बरतानवी इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अफसरान ऐसे सुराग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये वाज़ेह हो सके कि ये हादसा दहशतगर्दी है या नहीं। शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के साइनाई ब्रांच ने इस जहाज़ को तबाह करने का दावा किया है, लेकिन मिस्र ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि बरतानिया को परवाज़ें मनसूख करने से पहले मिस्री और रूसी तहकीकारों की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था। जहां एक तरफ इस हादसे की तहकीकात जारी हैं, वहीं इस हादसे में हलाक होने वालों के रिश्तेदारों में गम और उदासी का माहौल है। सेंट पीटरबर्ग में यहाँ 10 माह की बच्ची जरीना को याद किया जा रहा है जो इस हादसे का शिकार हुई है। नुसरत जहां, BBC न्यूज़। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि शारजा में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 127 रन से मात दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 0 के मुकाबले 2 से जीतकर ICC की आलमी टेस्ट रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। आखिरी बार पाकिस्तानी टीम ने आलमी रैंकिंग में दूसरी पोजीशन अगस्त 2006 में हासिल की थी। म्यांमार में अपोजिशन की रहनुमा आंग सान सूची ने कहा है कि इतवार के इंतखाबात में अगर उनकी पार्टी कामयाब हुई तो वो खुद उमूर हुकूमत संभालेंगी। म्यांमार में फौज के तश्कील करदा आइन के तहत वो मुल्क की सदर नहीं बन सकती क्योंकि उनके बच्चे बरतानवी शहरी हैं। आंग सान सूची का कहना है कि वो खुद सदर का तकर्रुर करेंगी जो उनकी पार्टी की पॉलिसियों पर कारबंद रहेगा। जर्मनी का कहना है कि उसने इस साल अक्टूबर तक 7,58,000 तारिकीन वतन का अपने मुल्क में इंदराज किया है। इनमें हर 3 में से 1 का ताल्लुक शाम से है। जर्मन हुकूमत के बकौल सिर्फ अक्टूबर में 1,81,000 तारिकीन वतन जर्मनी पहुंचे हैं। फ्रांसीसी अदालत ने कौमी फुटबॉल टीम के रुकन और हिस्पानवी फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा को एक फ्रांसीसी खिलाड़ी को ब्लैकमेल करने के मुकदमे की बाकायदा तहकीकात का हिस्सा बनने का हुक्म दिया है और उनका नाम फ्रेंच फुटबॉल टीम से खारिज कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी तवज्जो
किन खबरों पर मरकूज रही। शारजा में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जीत की खबर काफ़ी मकबूल रही। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि शामी हुकूमत और इत्तेहादी मलेशिया की जबरी गुमशुदगियों की मुहिम एक कारोबार बन गई है, यह खबर भी आपने खूब पढ़ी है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, बचपन में ही हथियार बंद किए जाने और जंग में झोंक दिए जाने के तजुर्बात कैसे होते हैं। और भारतीय रियासत बिहार में पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी की क्या खुसूसियत है, वहां पर क्या क्या है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अफ्रीकी मुल्क रुवांडा में नस्ल कुशी जदीद दुनिया की तारीख के चंद इंतहाई खूनी वाक़यात में से एक है। सन 1994 में सिर्फ 3 माह में हुतू अक्सरियत ने टुत्सी अक़लियत के 8 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक कर दिए थे। लेकिन इस नस्ल कुशी में उन कमसिन जंगजुओं का किरदार इंतहाई खौफनाक है जो कम उम्री में अगवा करके ज़बरदस्ती मुसल्लह कार्रवाइयों में झोंक दिए जाते थे। उस वक्त के एक ऐसे ही कमसिन फौजी ने इन वाक़यात के नफ्सियाती असरात पर एक किताब लिखी है, मिशेल किचवेनी की कहानी, काशिफ कमर की ज़बानी। किसी के लिए भी बचपन में ही जंग में झोंक दिए जाने के तजर्बात शायद पूरी जिंदगी के लिए तकलीफदेह हों। मुझे सिर्फ 5 साल की उम्र में रुवांडा में नस्लकुशी के शुरू के दिनों में अगवा किया गया था। ऐसे कुछ वाक़यात कॉन्गो में भी हो रहे थे। उस रोज़ मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि मुझे जंगजू बनाने के लिए अगवा कर लिया गया। कैंप में मुझसे उल्टे सीधे काम कराने के लिए मुझे नशा कराया गया और अपने अजीज दोस्त को कत्ल करने पर भी मजबूर किया गया। उसकी याद आज भी मेरा पीछा करती है। मेरे वालिद की शख्सियत ने मुझे ये कहानी सुनाने पर मजबूर किया। 14 बरस पहले जब उन्हें जहर दिया गया तो मैंने इंसानी हुकूक की उनकी जंग आगे बढ़ाने की ठान ली। ये नावल इसी मकसद के लिए है कि कम उम्र अफराद खुसूसन 10 से 14 साल के बच्चों को तशद्दुद से बचाया जा सके। बालिग अफराद के तौर पर यह सोचना बड़ा भोलपन है कि हमारे बच्चे वो कुछ नहीं देख पाएंगे जो कुछ दुनिया में आसपास हो रहा है। कम उम्र अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो ये कहानियाँ सुने, क्योंकि जब भी वो टीवी ऑन करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, तो वो हर तरफ दुनिया में बच्चों के साथ रूनुमा होने वाले अलमिये ही देखते हैं। जब लोग अफ्रीका का जिक्र करते हैं तो ये जिक्र हमेशा ही तशद्दुद और गुर्बत के तनाजुर में होता है। स्क्रीन पर भी यही मनाजिर होते हैं। लेकिन बरे आज़म अफ्रीका तो बहुत बड़ा और मुतनव्वे है। इसके असरार कभी भी पूरी तरह नहीं खुलते। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब वालिदैन ये किताब लेकर अपने बच्चों के साथ बातें करेंगे तो शायद इन वाक़यात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात करें। मैंने ये नावल इसलिए लिखा कि लोग मुझ पर रहम खाएं या मुझसे हमदर्दी करें। मकसद ये है कि कम उम्र लोगों से बात की जाए और इसके ज़रिए नई और मौसर पॉलिसियाँ बनाई जा सकें ताकि तनाज़ात के शिकार खित्तों में वालिदैन अपने बच्चों को जंग में झोंके जाने से बचा सकें। भारतीय रियासत बिहार इन दिनों सूबाई इंतखाबात के सबब खबरों में है, ठीक है, लेकिन सियासी खबरों से दूर रियासती दारुल हुकूमत पटना माजी के इल्म व दानिश के एक अहम मरकज़ के लिए भी मारूफ है। पटना की खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी अरबी, फ़ारसी, तुर्की और कई दीगर ज़बानों के हज़ारों नादिर और नायाब मखतूतात, खत्ताती और मुसव्वरी के फ़नपारों के सबब बर्रे सगीर में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। पेश है पटना से खुदाबख्श लाइब्रेरी पर हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। पटना के क़ल्ब में वाक़े खुदाबख्श लाइब्रेरी। यहाँ अरबी, फ़ारसी, तुर्की और उर्दू के कदीम मखतूतात और नुस्ख़ों का अजीम ज़ख़ीरा है। जैसे कि दीवान हाफिज़ खुद हो गए, किताबुल तशरीफ़ है, किताबुल हशाइश है, शाहनामा है, सिलसिलतुल ज़हब है जामी का, जिसकी अपनी तहरीर है, इब्न हजर की अपनी तहरीर है, शाह वलीउल्लाह साहब की अपनी तहरीर है। बहुत से मखतूतात और नुस्ख़ों में हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुग़ल बादशाहों के हाथ की लिखी हुई तहरीरें हैं। ये हुमायूं की पूरी तहरीर है, 966-962 की,
962 हिजरी की, ये यानी कि मतलब हो गया 1500 कुछ की होगी। 13वीं सदी में जर्राही पर लिखी हुई अब्दुल कासिम ज़हरावी की किताब अल तसरीफ भी यहाँ रखी हुई है। ये किताब भी 13वीं सेंचुरी की है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सर्जरी में जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे उन्होंने उसकी तस्वीर भी इसमें दे दी है। इस लाइब्रेरी में दौर वस्ता के मुस्लिम कल्चर और अदब का अजीम ज़ख़ीरा है। बहुत से नुस्खे ऐसे हैं और दस्तयाब नहीं हैं। कलाम पाक जो है एक नुस्खा है जो 9वीं सेंचुरी का है, वो हज़रत अली से मंसूब करते हैं, वो ख़त कूफ़ी में है। ये बहुत अहम है, हालांकि एक ही हिरन के इस पर खाल पर है, सूरह इब्राहिम की चंद आयतें उसके अंदर हैं। कदीम मखतूतात को महफूज रखने का साइंटिफिक इंतज़ाम किया गया है। आइंदा दिनों में ये भारत की ऐसी पहली लाइब्रेरी होगी जहाँ पूरी दुनिया से कदीम मखतूतात तक इंटरनेट के ज़रिए रसाई हासिल की जा सकेगी। 5-6 साल पहले डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसका पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और वो मैन्युस्क्रिप्ट स्कैन करके सब हार्ड डिस्क में सेव किए जा चुके हैं। मेटा डेटा का कुछ काम बाकी है। तिब, तस्करा, तसव्वुफ़ और अदब के 21,000 मखतूतात और मुसव्वरी के फ़नपारों के अलावा यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा शायशुदा किताबें भी हैं। इंटरनेट और डिजिटल नॉलेज के इस दौर में पढ़ने लिखने का रवाज भले ही कम हो गया हो, लेकिन अपने नादिर व नायाब इल्म के ख़जाने के सबब खुदा बख्श लाइब्रेरी का मुनफरिद मुकाम मुस्तक़बिल में भी बरकरार रहेगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, पटना। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मुनहदिम होने वाले कारखाने के मलबे में अभी तक लोगों के जिंदा फंसे होने की इत्तलात आज के सार्बीन का बड़ा मौजू रही। कारखाने के मलबे तले दले अफराद को निकालने की कार्रवाइयाँ जुमेरात को दूसरे दिन भी जारी हैं और रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल इरशाद ज़िया ने BBC को बताया कि इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो चुकी है, जबकि खत चुकी है। मुतअद्दिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सार्बीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।